Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने तो इंडियाज 115 स्टार्ट किया था. अलॉन्ग विद दैट हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे थे. तो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट में किया था वो थोड़ा एक बार रिविजन कर लेता है. वी वर ऑन स्टेप नंबर 1. तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, क्या करना था अपने को? आइडेंटिफाई करना था कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर. अब कस्टमर के साथ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स? एक सबसे पहला चीज, 5 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर. क्या है वो 5 कंडीशन? सबसे पहले, नहीं ये तो 5 स्टेप है. ओके, 5 कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए. एक, अप्रूवल ऑफ द पार्टीज आना चाहिए, दोनों पार्टी का अप्रूवल होना चाहिए. फिर एस्टेब्लिश करना चाहिए दोनों का राइट्स. अब एस्टेब्लिश दोनों का राइट्स इन द सेंस यानी क्या, जो सेलर है उसका क्या राइट्स है एंड जो कस्टमर है उसका क्या राइट्स है वो हमें डिटरमाइन करना चाहिए. देन उसके बाद पेमेंट टर्म्स हमें क्या है वो एस्टेब्लिश करना चाहिए, यानी पेमेंट टर्म्स यानी कैसा पे होगा, कितना पे होगा वो पूरा. फिर उसके बाद कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं वो चेक करेंगे. अब पेमेंट टर्म्स और कमर्शियल सब्सटेंस गोस हैंड इन हैंड. अगर पेमेंट टर्म सही है, राइट, तो फिर इन दैट केस कमर्शियल सब्सटेंस है. क्यों? क्योंकि अगर फुकट में किसी को कुछ दे रहा हो, यानी इन द सेंस इफ अ सेलर, कोई भी सेलर है और वो सेलर क्या कर रहा है, किसी भी कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटर. ये कैलकुलेटर अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ, अब बेच रहा हूँ इन द सेंस ये जो है 200 रुपए का है एंड आई एम गिविंग इट फॉर फ्री, मतलब फ्री में दे रहा हूँ. तो इन दिस केस यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है. पेमेंट टर्म्स में क्या डिटरमाइन होगा? पेमेंट टर्म्स में ये फ्री में दे रहा है, बट यहाँ पे पेमेंट टर्म्स अगर फ्री में दे रहा है देन देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, राइट. फिर उसके बाद क्या है, प्रोबेबल कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर इन द सेंस यानी क्या, जब भी पे करूंगा, पे इन द सेंस जब भी कोई भी चीजें सेल करूंगा, इन दैट केस मुझे कैसा पैसा मिलेगा, वन लमसम मिलेगा या इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, वो हम डिसाइड करेंगे. और जो सेलर है उसके पास एक एक कंफर्ट जोन है कि वो पूरा कलेक्ट कर लेगा. तो इन दैट केस हम क्या मान सकते हैं, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. अब जब कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इन द सेंस स्टेप नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे, राइट. स्टेप नंबर 1 कब रीअसेस करेंगे? जब सिग्निफिकेंट चेंजेस, देन इन दैट केस हम स्टेप नंबर 1 असेस करेंगे, राइट. कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स. अब कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टर्म कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो है ना इंडियाज 115 कॉन्ट्रैक्ट टर्म को लगता है. कॉन्ट्रैक्ट टर्म कौन सा टर्म है? ऐसा टर्म जहाँ पे दोनों पार्टी, सेलर एंड जो भी कस्टमर है, वो दोनों मिलके एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट है एंड दे हैव द एनफोर्सेबल राइट्स. ठीक है. अब इन दिस केस अगर समझो कोई किसी के पास भी यूनिलैटरल राइट होगा तो फिर उस केस में क्या है, वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा. और वो क्या, यूनिलैटरल राइट इन द सेंस यूनिलैटरली वो क्या कर सकता है, बिना इंटीमेशन दे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है. तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बरोबर. यहाँ पे अगर इनकेस दोनों भी पार्टी है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आए और वो डिसाइड किए 3 महीने तक कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है, अगर कैंसिल हो गया होगा तो इन दैट केस व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि वहां पे पेनल्टी पे करना होगा, बरोबर. तो फिर इन दिस केस अगर पेनल्टी पे करना होगा तो फिर यहाँ पे क्या है, अगर कैंसिल हो गया तो पेनल्टी पे करना होगा. दिस इज एन एनफोर्सेबल राइट, बरोबर. और एक बर्डन भी आएगा उसके ऊपर. तो फिर उस केस में इस जो पीरियड है 3 मंथ्स का, वो पीरियड को हम क्या बोलेंगे, वो पीरियड को हम कॉन्ट्रैक्ट टर्म बोलेंगे. देन हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी क्या, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दोनों साथ में नेगोशिएट हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, तो इन दैट केस उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे हम दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हैं और एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हम बता सकते हैं. ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. अब देखो नेक्स्ट थिंग आ गया कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन. अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में मैंने पहले चीज ये बताया था कि वी विल ट्रीट, मतलब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे ट्रीट करेंगे. समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे एग्जांपल लिया था पीपी लिमिटेड और एक कोई तो कस्टमर है. पीपी लिमिटेड और कोई तो कस्टमर के बीच में सर्व मोबाइल का क्या हुआ है, सर्व मोबाइल फोन्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. जब सर्व मोबाइल फोन्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इन दिस केस 100 मोबाइल फोन्स इंटू 500 रुपीज जो भी आएगा, यानी 500 रुपीज का पर मोबाइल फोन है. तो फिर यहाँ पे जितना भी आएगा, इन द सेंस 50,000 आएगा, वो मेरा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, बराबर. देन उसके बाद कस्टमर को लग रहा है कि कस्टमर और एडिशनल 50 मोबाइल लेना चाह रहा है, तो फिर आफ्टर 1 मंथ कस्टमर आएगा और बोलेगा कि 50 मोबाइल फोन्स और एडिशनल चाहिए. तो इस केस में अगर बताओ तो यहाँ पे एडिशनल 50 मोबाइल्स है, बरोबर. और उस डेट में जब कस्टमर आ रहा है उस डेट में यहाँ पे प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, यानी 700 इज द प्राइस ऑन द डेट ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट.
तो फिर यहाँ पे दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। बरोबर, ये जो है ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। तो ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, हम अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट न्यू गुड्स ऐड कर रहा है इनटू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, इन दैट केस हम क्या मानेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसी कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के जैसा हम ट्रीट करके इसको अकाउंटिंग करेंगे। तो दिस इज ओवरऑल अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि 50 एडिशनल मोबाइल फोन्स, अभी एडिशनल मोबाइल फोन्स कैसे है, वो मोबाइल फोन्स को मैं यूज कर सकता हूँ। ये जो चीज़ है डिस्टिंक्ट गुड बोलते हैं हम यहाँ पे, इन स्टेप नंबर 2 हम पढ़ेंगे। तो ये जो मोबाइल फोन को है विदाउट एनी डिपेंडेंसी हम यूज कर सकते हैं। बरोबर, तो उस केस में यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट गुड है, तो अलग अलग मोबाइल अलग अलग यूज कर सकते हैं। बरोबर, तो फिर यहाँ पे और उसके साथ साथ में अपने पास स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। इन दैट केस वी विल ट्रीट इट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंड वी विल अकाउंट फॉर विदाउट अल्टरिंग द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। बरोबर, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग ये हुआ कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे कैसा। अभी समझो, अब चलते हैं दूसरे के केस में। लेट्स गो टू नेक्स्ट केस। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब मॉडिफिकेशन कैसे होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे समझो पीपी है, यहाँ पे समझो पीपी है और अपने पास कस्टमर है चिंटू। बराबर, कस्टमर है चिंटू। अब मॉडिफिकेशन कैसा होगा, पीपी लिमिटेड ने कस्टमर चिंटू के साथ क्या बोला है कि कस्टमर चिंटू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। ठीक है, अब कस्टमर चिंटू का क्या है, कस्टमर चिंटू का समझो यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसके पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है। एग्जिस्टिंग मशीन इन द सेंस समझते हो, कोई तो एक मशीन है एग्जिस्टिंग चिंटू के पास। अब यहाँ पे पीपी लिमिटेड जो है ना चिंटू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, यानी चिंटू को वो जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो मशीन का क्या करवाना है, मेंटेनेंस सर्विसेज। अब मेंटेनेंस सर्विसेज जब करवाना है चिंटू को, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ पे 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट में आ गया विद पीपी लिमिटेड। कितने महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। समझ लो आराम से, तो इजी हो जाएगा। बरोबर, अब यहाँ पे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे ये क्या है, चार्जेस, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका चार्जेस क्या है पता है ना, इसका चार्जेस है 150 रुपए पर मंथ। ठीक है, 150 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ेगा किसको, चिंटू को। किसको पे करना होगा, पीपी लिमिटेड को पे करना होगा। तब जाके पीपी लिमिटेड क्या करेगा, उसका एग्जिस्टिंग मशीनरी जो है, बरोबर, इसका एग्जिस्टिंग मशीनरी जो है उसका सर्विसिंग करेगा। सर्विसिंग इन द सेंस मेंटेनेंस देखेगा उसका। ओके, तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, देखो 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। अब जब 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है तो ईच एंड एवरी मंथ अलग अलग होगा, राइट, ईच एंड एवरी मंथ अलग अलग होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है चिंटू, चिंटू ये बोल रहा है कि मुझे जो है ना ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड फॉर फर्दर 6 मंथ्स। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ समझ लो, चिंटू क्या बोल रहा है, चिंटू इज सेइंग दैट चिंटू वांट्स टू एक्सटेंड दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर फर्दर 6 मंथ्स। अब क्या है, पहले 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था, अब क्या हो गया, फर्दर 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फर्दर और एडिशनल 6 मंथ्स। अब फर्दर एडिशनल 6 मंथ्स का हो जाएगा, तो टोटल एंड टोटल अगर मैं देखूं तो 18 मंथ्स का हो जाएगा, एडिशनल 6 मंथ्स इन टोटल अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पे 18 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट यहाँ पे 6 मंथ्स का होगा, तो थर्ड मंथ पे समझो, ऑल दिस इज आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स हो रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है चिंटू, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चिंटू क्या बोल रहा है, चिंटू मैं समझू चिंटू है मैं, अब चिंटू क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पीपी लिमिटेड मैं जो है 6 मंथ्स एडिशनल ले रहा हूँ ना, बरोबर, तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए प्राइस में, तो वो डिस्काउंट दे दो मुझे। तो पीपी लिमिटेड ने क्या किया, चलो तुम मेरा जो है ना लॉयल्टी कस्टमर है, लॉयल्टी मेंटेन कर रहे हो, आजकल लॉयल्टी बहुत मुश्किल है ना मार्केट में, तो लॉयल्टी मेंटेन कर रहे हो, तो फिर उस केस में तुम्हें क्या करेगा, कम कर देगा प्राइस। तो यहाँ पे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट वाज डिसाइडेड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिड्यूस्ड, कितना रिड्यूस हो गया, ₹2.130। अब बोलो, अब क्या हुआ होगा, अब यहाँ पे अगर समझो, तो ये एक लाइन है मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड समझो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अप्रैल मई और जून, जून तक के मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, एज पर ₹150 अकाउंटिंग हुआ होगा, एज पर ₹150 हुआ होगा। अब क्या हो रहा है, जुलाई से यहाँ पे मॉडिफिकेशन आ गया ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, समझ रहे हो क्या, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया। अब ये मॉडिफिकेशन कैसा हुआ, मॉडिफिकेशन ऐसा हुआ कि यहाँ पे माना एडिशनल डिस्टिंक्ट सर्विसेज ऐड किया है, अब एडिशनल डिस्टिंक्ट सर्विसेज बोल रहा हूँ यानी इन द सेंस यहाँ पे हर मंथ का सर्विसेज डिस्टिंक्ट होता है, यानी फॉर एवरी मंथ मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये मंथ का सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया है करके, ठीक है। तो वैसे ही सेकेंड मंथ का भी सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, थर्ड मंथ का भी सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, वैसे एवरी मंथ जो है ना अलग अलग होगा, बरोबर। अब यहाँ पे फर्दर 6 मंथ्स ऐड कर रहा है, यानी क्या, एडिशनल डिस्टिंक्ट सर्विसेज ऐड कर रहा है, ठीक है। तो एडिशनल डिस्टिंक्ट सर्विसेज ऐड कर रहा है, बट एट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है क्या, ये नहीं, ये चेक करना है। तो ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि दिस प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन दिस एंड सर्विसेज, एडिशनल सर्विसेज, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसी प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, बरोबर। एडिशनल जो जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसी प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, और उसको एक डिस्काउंटेड प्राइस दे रहे हैं। दिस इज नॉट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो फिर इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं क्या, नहीं सर, इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मान सकते। तो अभी अकाउंट फॉर कैसे करें, अकाउंट फॉर करेंगे हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टिवली, कैसे करेंगे हम, प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। समझो यहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देख लो, यहाँ पे पहले नोट लिखता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे करेंगे। when goods oblique services ऐसा है, when contract is modified and additional distinct, अब यहाँ पे जब ये बात कर रहा हूँ ना मैं, इसका स्टेप नंबर 2 में रेलेवेंस समझ में आ जाएगा, स्टेप नंबर 2 में इसका डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है। एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, in such cases altering initial contract price, altering initial contract price, then modification shall be accounted
प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो सुनो, पहले तो 3 महीने का मैंने बुक कर दिया, अभी क्या उसको कुछ कर सकता हो क्या? नहीं। अब फर्दर मेरा प्राइस क्या है, फर्दर अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे चलता रहेगा। तो वो जो है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना महीने का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, बरोबर। तो अब अगर मैं टोटल में देखूँ तो फिर उस केस में 18 मंथ है, 18 मंथ से 3 मंथ तो चला गया, 3 मंथ तो चला गया, और बचा हुआ मंथ्स कितना है, बचा हुआ मंथ्स कितना है मेरे पास 15 मंथ। 15 मंथ्स इंटू 130 करूंगा, और फर्दर जो है ना मंथ ऑन मंथ मैं रिकग्नाइज करते चलूंगा, पर मंथ 130 का मैं रिकग्नाइज करते चलूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं लेके आएंगे। चेंज इन द सेंस 150 का पहले करते थे, अभी करेंगे 130 का, और ये 130 का करते करते हम फर्दर और जो है ना मंथ ऑन मंथ हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टिव। पहले क्या हुआ था, फर्स्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे मॉडिफाई हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ था सेपरेटली, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन था उसको सेपरेट माना था और सेपरेट अकाउंट फॉर किया था। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म हुआ है, उसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम जो भी चेंज करेंगे वो प्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे। प्रोस्पेक्टिवली इन द सेंस, यहाँ पे समझो, यहाँ पे 130 रुपीज आएगा, यहाँ पे 130 रुपीज आएगा, यहाँ पे 130 रुपीज आएगा, ऐसा रिकग्नाइज करते चलेंगे। जो हो गया है उसका कुछ कर नहीं सकते इन दिस केस। कब, व्हेन द गुड्स आर एडेड, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हुआ है, बट हमारा जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसको अल्टर कर दिया, इनिशियल प्राइस इसके बेसिस में या तो डिस्काउंट मिला है या तो उसको चेंज किया, और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है, तो इन दैट केस हम प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। तो आ जाओ, मेरा नोट से एक बार बता देता हूँ, देखो। तो मॉडिफिकेशन दैट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, अभी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले वाला जो पढ़ा था वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज आर एडेड बट नॉट एट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, न्यू गुड्स और सर्विसेज ऐड हुआ है बट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करेंगे। इसको अच्छे से और समझने, वी विल गो टू द क्वेश्चन बैंक। एक मिनट, क्वेश्चन बैंक देखते हैं। क्वेश्चन बैंक में एक मस्त अच्छे से एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नहीं, इलस्ट्रेशन। कहाँ गया क्वेश्चन बैंक मेरा, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 8। अगर रीड करना होगा तो मुझे पॉज कर लो और उसके बाद रीड कर लो। क्या होता है मॉडिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है, देख लो। ऑन 1 अप्रैल X1 KLC एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर के। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, KLC जो है ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया विद मिस्टर के। अब के साथ क्या है, टू प्रोवाइड अ मशीन for rupees 2 lakh or 2.5 million, 1 year of maintenance services for rupees 55,000 per month। अब यहाँ पे बोलेंगे सर ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है क्या, बराबर, दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर मैं बोलूँ 2 अलग अलग पीओ है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो स्टेप नंबर 2 में हम उसको अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, डोंट वरी। क्या हो रहा है, एक मशीन आ रहा है, मशीन का परचेस, एंड दूसरा क्या होगा, 1 ईयर ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज। ये अलग अलग समझ लो फॉर द टाइमिंग। मशीन का जो रेवेन्यू है वो तुरंत रिकग्नाइज हो जाएगा एज सुन एज द कंट्रोल इज ट्रांसफर। अभी जो भी मशीन है वो मशीन जो है एक मैं कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर ट्रांसफर करने के बाद तुरंत रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लूंगा ना मैं, बरोबर। तो फिर यहाँ पे मशीन का तुरंत रिकग्निशन होगा। सेकेंड क्या है, सेकेंड यहाँ पे 1 ईयर ऑफ मेंटेनेंस। अब 1 ईयर ऑफ मेंटेनेंस का तुरंत रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, पूरा 1 साल के बीच में मुझे क्या क्या सर्विसेज देना पड़ेगा ना, तो मैं पूरा का पूरा रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर अगर पैसा मिला होगा तो मैं क्या मानूंगा उसको, एडवांस लाइबिलिटी मानूंगा, यानी कि एडवांस रिसीव्ड मान लूंगा, लाइबिलिटी नहीं एडवांस रिसीव मानूंगा, बट एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर मेरे लिए लाइबिलिटी ही होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि आई हैव द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर। पेमेंट मिल गया मुझे, पेमेंट मिल गया समझो, यहाँ पे पर मंथ है, दैट इज अ गुड थिंग। अगर पर ईयर होता पेमेंट जो पूरा पूरा का पूरा मिल जाता तो फिर मैं लाइबिलिटी रिकग्नाइज कर लूंगा और इन फ्यूचर वो लाइबिलिटी को धीरे 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 ये इनकम में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। अब फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे पर मंथ है, तो फिर पर मंथ हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस 55,000। ओके, ऑन 1 अक्टूबर X1। अब क्या हो रहा है, 1 अप्रैल X1 को हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था विद द कस्टमर के मशीन प्रोवाइड कर देंगे फॉर 2.5 मिलियन। अब सेकेंड क्या है, 1 ईयर सर्विसेज,
6 महीने के बाद क्या बोल रहा है केएलसी एंड मिस्टर के एग्री टू मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, अच्छा रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सर्विसेज टू 50 फ्रॉम 55,000 पर मंथ टू 45,000। अगर ध्यान से देखोगे तो मेरा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 55,000 था। अब कितना हो रहा है, अब 45,000 हो रहा है, ये विथ एग्रीमेंट हो रहा है। तो बोलो 55,000 मेरा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस था, बरोबर। ये जो होना रिड्यूस होके 45,000 होना, ये क्या स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है क्या? अब तुम बोलोगे सर हमें कैसा पता होगा, पता होना चाहिए ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसी के इसमें हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट कर दिया। अब क्यों डिस्काउंट कर रहे हैं, अब क्यों डिस्काउंट कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा, नॉर्मली डिस्काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के बेसिस पे नहीं हुआ, नॉर्मली हुआ, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। एक मिनट क्वेश्चन वेरीफाई करने दो मुझे एक बार। ओके सिंपल है, यहाँ पे कोई एडिशनल गुड्स वगैरह कुछ ऐड नहीं हो रहा है, बस मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो रिड्यूस हो रहा है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रिडक्शन हम क्या मानेंगे, इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे क्या? एक सबसे पहले ये क्वेश्चन में सेपरेट गुड्स या सर्विसेज कुछ ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, मेरा जो एग्जिस्टिंग प्राइस है, एग्जिस्टिंग प्राइस में सिर्फ डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, यानी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या इसको सेपरेट मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट क्या इसको प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी यस। आजा देखो, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द चेंज। अब क्या होगा, पहले 3 मंथ्स में, फर्स्ट 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में, तो देखो यहाँ पे चालू हुआ फ्रॉम 1 अप्रैल टू अक्टूबर, 55,000 के बेसिस में पर मंथ हमने रेवेन्यू रिकग्नाइज किया। तो 6 मंथ्स के लिए देखो कितना आता है, 55,000 6 मंथ्स के लिए, ये आ गया सर 3,30,000, ये हमने ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया। अब क्या हुआ, इन फ्यूचर जो है ना, अक्टूबर से लेके यहाँ पे मार्च तक, यहाँ पे क्या हुआ 45,000 हो गया इंटू 6 मंथ्स। तो ये कैसे करेंगे, 45,000 इंटू 6 मंथ्स, ये 2,70,000 प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करेंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्रोस्पेक्टिवली इसको अकाउंट फॉर करेंगे। देखो, the next 6 months of services are distinct from the services provided in the first 6 months। तो क्या बोल रहे हैं, जो फर्स्ट 6 मंथ्स में हमने प्रोवाइड किया था सर्विसेज, दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड नेक्स्ट 6 मंथ्स बिफोर द मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। Therefore, KLC will account for the contract modification as if it were termination of the existing contract and the creation of the new contract। अब यहाँ पे बोलोगे ना कि यहाँ पे क्या सर ऐसा बोल रहे हैं, बस यहाँ पे अज्यूम करने बोल रहा है, अज्यूम करने बोल रहे हैं कि जो 55,000 वाला जो है ना वो खत्म हो गया, अभी इन फ्यूचर जो है 45,000 के बेसिस में ही हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। द कंसिडरेशन अलोकेटेड टू रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज 2,70,000, हमारा भी आ गया 2,70,000 बरोबर, 2,70,000। द सम ऑफ कंसिडरेशन प्रोमिस्ड बाय द कस्टमर including amounts already received from the customer that was included in the estimate of transaction price and had not yet been recognized as revenue, this amount is 0। यानी सिंपली ऐसा बोल रहा है कि हमने क्या किया था, कंसिडरेशन ऑलरेडी जो है ना कस्टमर प्रोवाइड किया था, यानी इनिशियली एडवांस अमाउंट कुछ दिया था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दिया था, 0 था वो। उसके बाद द कंसिडरेशन promised as a part of contract was 2,70,000। तो 2,70,000 यानी क्या, 45,000 into 6 months, तो 2,70,000 मेरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन होगा, उसको हम रिकग्नाइज कर लेंगे 2,70,000 प्रोस्पेक्टिवली। ध्यान में रखना, दिस विल बी डन प्रोस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम कोई भी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट को कुछ अल्टर नहीं करेंगे, यानी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस फर्स्ट 6 मंथ्स का जो भी होगा उसको कुछ टच भी नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? समझा यहाँ पे? तो हमने 2 चीजें पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में, एक जो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, एक दूसरा अकाउंट फॉर प्रोस्पेक्टिवली। अब क्या होता है, अब एक और चीज है, 3 है मॉडिफिकेशन में, नॉर्मली 3 है। तो देखो थर्ड वाला, रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड देयरफॉर फॉर्म द पार्ट ऑफ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स ऐड हो गए या फिर मेरा जो है ना प्राइस चेंज होगा, बट यहाँ पे जो गुड्स ऐड होंगे वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा। अब डिस्टिंक्ट इन द सेंस यानी क्या वो जो डिस्टिंक्ट इन द सेंस, यहाँ पे समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर। ये है कितना रुपए का, 100 रुपए का समझ लो फॉर द टाइम बिंग। अब ये जो कैलकुलेटर को ये डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ क्या मैं? यस, ये विदाउट एनी डिपेंडेंसी, बराबर, विदाउट एनी डिपेंडेंसीज डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो क्या है, मुझे अगर खेलने का मन किया तो डायरेक्टली यहाँ पे खेल सकता हूँ,
बरोबर, बच्चों लोग के लिए होता है ना, ऐसा ऐसे ऐसे बने हैं, बरोबर। या फिर मुझे कैलकुलेशन करना है तो डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकता हूँ विदाउट एनी डिपेंडेंसी, राइट। तो यहाँ पे दिस गुड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डिपेंडेंसी, बरोबर। या फिर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज से वो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो ये है डिस्टिंक्ट गुड। क्या है ये? डिस्टिंक्ट गुड। तो इस केस में अगर समझो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स या सर्विसेज ऐड हो रहे हैं बट दैट आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी जो मेरे पास ऑलरेडी गुड्स है उसी में कुछ और ऐड हो रहा है, तो इन दैट केस, और जो है ना सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस में भी डिस्काउंटेड भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो उस केस पे हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को अकाउंट करेंगे बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस। किसके बेसिस में करेंगे? क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस। अब ये क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस के लिए क्या होता है सर? हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से फ्रॉम दी फर्स्ट, मतलब जब से ये कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट हुआ है तब से हमने कितना रिकग्नाइज किया, समझ रहे हो, कितना हमने रिकग्नाइज किया वो देखेंगे। अब चेंज की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है वो देखेंगे, और हम ये क्यूमुलेटिवली देख के उसका जो है ना प्राइस एडजस्टमेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं, डोंट वरी, एग्जांपल के साथ देखते हैं। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या लेंगे, आ जाओ बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 3, which is nothing but cumulative catch-up adjustment। समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड है, और साथ में चिंटू भी है, चिंटू बाबू, हाँ चिंटू बाबू है। अब क्या है, चिंटू आ गया किसके पास? पीपी लिमिटेड के पास। चिंटू आ गया पीपी लिमिटेड के पास और बोल रहा है कि मुझे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा वर्ड है, ये कोई भी हो सकता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इन द सेंस अलॉन्ग विथ कस्टमाइजेशन, या फिर मैं ऐसा लिख दूं ना, कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब चिंटू को जो है ना कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो पीपी लिमिटेड क्या बोला? पीपी लिमिटेड ठीक है बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है यहाँ पे समझो इसके लिए 100 लेबर आवर्स लगेंगे, और पर आवर यू हैव टू पे ₹200। तो कितना? 20,000 रुपीज हो जाएगा टोटल, बरोबर। 100 आवर्स पर आना है और 200 जो है उसका ये होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 6 महीने बीत गया, आफ्टर डॉट 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 3 मंथ्स, 6 महीने 3 महीने बीत गया। समझो यहाँ पे चिंटू और पीपी लिमिटेड ने दोनों साथ में मिलके यहाँ पे डिटरमाइन किया कुछ चेंज लेके आना है, सम चेंज इन कस्टमाइजेशन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सुन लो आराम से, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो चेंज है वो किस में लेके आ रहा है? ये जो चेंज है वो कस्टमाइजेशन एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसी में लेके आ रहे हैं ना, बरोबर। ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में लेके आ रहे हैं। अब जो चेंज है, चेंज के लिए पीपी लिमिटेड ने बोला ठीक है, तो चेंज तो मान गया मैं, तो चेंज के लिए एडिशनल और 20 आवर्स लगेंगे, ठीक है। चेंज जो है वो एडिशनल 20 आवर्स के साथ आएगा। तो हम चेंज किसको कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, बराबर। और उसके साथ साथ में इनकर हो रहा है एडिशनल 20 आवर्स, और रेट क्या रहेगा? सेम रहेगा ना, रेट जो है सेम रेट में होगा 200 में, ठीक है। तो यहाँ पे रेट जो है वो सेम रेट में रहेगा, और चेंज जो है ना वो 20 एडिशनल आवर्स का है, और एग्जिस्टिंग कस्टम प्रोडक्ट को ही चेंज कर रहे हैं। अब बताओ क्या डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ऐड हो रहा है क्या? अब डिस्टिंक्ट गुड्स मतलब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, दैट इज इट कैन बी यूज्ड, रेडिली यूज्ड, मतलब डायरेक्टली यूज कर सकते हो विदाउट एनी डिपेंडेंसी, या क्या फिर भी यूज कर सकते हो, और कैन बी यूज विद रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन दिस केस यहाँ पे मैं बोलूँ ये तो डिस्टिंक्ट गुड नहीं है, जो ऐड हो रहा है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि जो एडिशनल कस्टमाइजेशन हो रहा है उसी में मैं कुछ अल्टरेशन कर रहा हूँ, ओके।
क्या ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में हो रहा है क्या? नहीं, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसी के बेसिस में हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं, इन दिस केस ओवरऑल बताओ तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे एडिशनल 20 आवर्स का इनकर हो रहा है। तो इन दिस केस मेरा अकाउंटिंग कैसा होगा? इन दिस केस अकाउंटिंग कैसा होगा? अच्छा, थोड़ा प्राइस भी चेंज कर लेते हैं क्या? ठीक है, प्राइस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस केस में मैं क्या करूंगा, 3 महीने बीत चुके हैं, बराबर, 3 महीने बीत चुके हैं और यहाँ पे क्या हुआ, एडिशनल फिर से 20 आवर्स लेबर आवर्स बढ़ गया। तो इनिशियली मैंने कैसा किया होगा, समझो, इनिशियली मैंने क्या किया होगा, 100 × 200, ये 20,000 क्या होगा, राइट। और इसमें 3 महीने बीत गए ना, आफ्टर 3 मंथ्स, ओके, आफ्टर 3 मंथ्स यहाँ पे एग्जाम्पल को मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पे 3 मंथ्स निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आफ्टर इनकरिंग 50 आवर्स, क्योंकि आवर्स में बात हो रहा है ना, तो आफ्टर इनकरिंग 50 आवर्स यहाँ पे एडिशनल इंक्रीज आ गया है। तो समझ लो 100 × 200 करो तो 20 आ रहा है, तो 50 × 100 समझ दो 5,000 का रेवेन्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया है इसमें से, ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड, बराबर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा जो है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेशन चेंज हो रहा है ना, एस्टिमेशन जब चेंज हो रहा है, इन दैट केस क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, तो यहाँ पे चलो एक मॉडिफिकेशन करना होगा, यहाँ पे जो प्राइस है ना उसको मॉडिफाई कर देते हैं हम, यहाँ पे पर प्राइस 150 रुपीज़ का कर देते हैं। क्या करेंगे, पर प्राइस मतलब पर आवर 150 रुपीज़ कर देते हैं। फिर से एक एग्जाम्पल समझ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस बहुत सारे किए। क्या हुआ है, पीपी लिमिटेड आ गया किसके पास, चिंटू के पास, सॉरी पीपी लिमिटेड चिंटू के पास नहीं आया, चिंटू पीपी लिमिटेड के पास आया, बोला कि कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इन दैट केस तो समझ लो पीपी लिमिटेड ने बोला हो जाएगा, बट कितना टाइम मिलेगा, मतलब कितना लगेगा, 100 लेबर आवर्स लगेंगे और 200 पर आवर रहेगा। तो टोटल इन टोटल मैं बोलूँ 20,000 का मैंने एग्री किया था। अब इन फ्यूचर आ गया आफ्टर 50 आवर्स, आफ्टर इनकरिंग 50 आवर्स क्या हुआ, कुछ तो चेंजेस करना हुआ, मतलब जो कस्टमाइजेशन हुआ ना उसमें चेंजेस करना हुआ। तो इन दैट केस बोले कि कुछ एडिशनल 20 आवर्स लगेंगे और वो लगेंगे 150 रेट के हिसाब से। तो अब देखोगे तो यहाँ पे जो है ना चेंजेस किस में हो रहे हैं, चेंजेस आर इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, बरोबर। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज ऐड नहीं हो रही इसमें। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस में एडजस्टमेंट करेंगे। वो कैसा होगा सर, समझो यहाँ पे कैसा, पहले तो 200 आर और 100 पर आर था ना, नहीं नहीं 100 आवर्स इंटू 200, 100 आवर्स इंटू ₹200 था, राइट। तो ये कितना हुआ, 20,000 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुआ। अब क्या हो रहा है, एडिशनल, फिर से मैं बोल रहा हूँ 20 आवर्स एडिशनल लगेंगे, उसका प्राइस क्या है 150। तो ये कितना आ गया बताओ, 150 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 3,000। तो टोटल 23,000 का क्या हुआ है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और कितने आवर्स है, आवर्स 120 आवर्स है, बराबर। आवर्स कितना है, 120 आवर्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे दिस इज माय इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज माय सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंट इन द सेंस जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है वो, और यहाँ पे टोटल प्राइस इतना है, टोटल आवर्स इतना है। तो फिर मेरा एक एवरेज रेट आएगा क्या, बताओ। क्यों सर एवरेज रेट निकल रहा है यहाँ पे, एवरेज रेट इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफरेंट प्राइसेस में हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 23 डिवाइडेड बाय 120 आवर्स, तो ये आ जाएगा ₹192 पकड़ लो। तो हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन कितना होगा, 192 हेंसफोर्थ होगा, बरोबर। बट पहले जो रिकग्नाइज किया था उसका क्या, तो अब देखो क्या हुआ होगा, ऑलरेडी मैंने 50 आवर्स का क्या दिया, सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, बरोबर। 50 आवर्स इंटू 200 करके प्रोवाइड कर दिया होगा ना, देखो तो 50 आवर्स इंटू 200, नहीं 50 आवर्स, हाँ 200, तो 10,000 का ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। बट कितना होना चाहिए था एज पर माई रिवाइज्ड एस्टिमेट, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट के हिसाब से 192 रुपीज़ होना चाहिए था, राइट। तो 50 इंटू 192 करो कितना आता है,
9,600, तो हम क्या करेंगे, ये जो 400 है ना, 400 को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स रेवेन्यू बाई ₹400। तो यहाँ पे दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। क्या हुआ यहाँ पे क्या किया मैंने, स्टार्टिंग से मैंने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट किया। स्टार्टिंग से कैसे किया, पहले तो मेरा रेवेन्यू रिकग्नाइज इतना ऑलरेडी हो चुका था, 10,000 का रेवेन्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज हो चुका था। अब 10,000 का जब रिकग्नाइज हो चुका था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था उसी में अल्ट्रेशन कर रहा है, यहाँ पे न्यू गुड्स और सर्विसेज ऐड नहीं हो रहा है। तो इसका जब न्यू गुड्स और सर्विसेज ऐड नहीं हो रहा है, तो फिर इन दैट केस मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान में रखना दोनों में फर्क है, पहले मतलब तीनों में फर्क है। पहले इसमें क्या हो रहा है, पहले इसमें डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ऐड हो रहा है विद द स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस। अगर स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस के साथ में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड के केस में डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है समझो, बट वो जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस में नहीं हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसी में हो रहा है, तो हम प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे फर्क क्या है, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो गए, बट क्या है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ प्राइस में एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब थर्ड वाला के केस में क्या है, थर्ड वाले के केस में मेरे जो गुड्स है, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऐड नहीं हो रहे, हम जो है जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है उसी को अल्ट्रेशन करेंगे, समझ रहे हो, उसी को अल्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे कुछ न्यू गुड्स या डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऐड नहीं होगा, तो इस केस में क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट आएगा। तो क्या करेंगे उसमें, क्यूमुलेटिव कैचअप में कुछ नहीं, जो ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड रेवेन्यू है वो ले लेंगे एंड बेस्ड ऑन आवर रिवाइज एस्टिमेट पर आवर निकालेंगे। अगर प्रोडक्ट होगा तो फिर पर प्रोडक्ट कितना आएगा, पर गुड कितना आएगा, वो हम क्या करेंगे, प्राइस निकालेंगे और चेक करेंगे कि ऑलरेडी जो रिकग्नाइज्ड है उससे ज़्यादा कर लिया क्या या फिर कम कर लिया। अगर कम होना चाहिए था तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, उसको जो भी रेवेन्यू है वो रिवर्स कर देंगे। अगर ज़्यादा किया होगा, अगर ज़्यादा किया, अच्छा यहाँ पे ज़्यादा हुआ है तो फिर रेवेन्यू रिवर्स कर देंगे। अगर कम किया है इन दैट केस हम एडिशनल रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं कैचअप एडजस्टमेंट में। हम सिंपली ये करेंगे, पहले जो रेवेन्यू रिकग्नाइज किया था उसमें से अभी कितना चेंज आया वो चेक करेंगे और उसके बेसिस में हमारा रेवेन्यू का एडजस्टमेंट करेंगे। दिस इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है। तो हमने तीन देखा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में तीन चीजें क्या क्या था, देखो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन यानी क्या, स्कोप और प्राइस में चेंज आएगा। फर्स्ट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। सेकंड क्या है, देखो यहाँ पे अंतर है, ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज आर एडेड बट नॉट एट स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। इन दैट केस अगर सिर्फ प्राइस में एडजस्टमेंट हो रहा है तो फिर इन दैट केस प्रोस्पेक्टिवली करेंगे। रिमेनिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं है। अब डिस्टिंक्ट यानी तुम कैसे पहचानोगे, तुम्हारे जजमेंट से पहचानोगे कि वो डिस्टिंक्ट है या नहीं, एंड देयरफॉर फॉर्म पार्ट ऑफ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस आएगा। क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस सिंपल अकाउंटिंग है, कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है इसमें, सिंपल है। देखो इनिशियली मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 आवर्स का एट द रेट ऑफ 200, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है 200 था, बरोबर। तो 200 के बेसिस में मुझे क्या करना है, रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। ओके सर, 50 आवर्स होने के बाद यहाँ पे एडिशनल 20 आवर्स लगेगा ऐसा मान लिया, और 150 रेट के रेट से होगा। अब क्या होगा, मैंने इनिशियल जो प्रोडक्ट है, इनिशियल प्रोडक्ट यानी क्या, पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी में चेंजेस ले रहा हूँ, बरोबर। तो अब क्या है, मुझे एक पर्टिकुलर प्राइस निकालना पड़ेगा जिससे मुझे क्या, रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, बरोबर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे एक एवरेज रेट ले लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग रेट है, तो 192 आ गया। फिर उसके बाद देखो 50 आवर्स हो चुका था, तो 50 आवर्स के बेसिस में 200 रुपीज़ के 200 रुपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मैंने 10,000 रेवेन्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया था। रेवेन्यू रिकग्नाइज कितना है, 10,000, और 50,000 के बेसिस में अब हमको करना कितने चाहिए था, 192 का। तो 9,600 मुझे रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए था, बट करा कितना, 10,000, तो 4,400 का मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू को रिवर्स कर दूंगा। सिंपल, दिस इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस। आज जो इसके ऊपर एक मस्त क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है तो बता दो, लाइक कर दो और डू सब्सक्राइब द चैनल। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्वेश्चन रीड करना हो तो सेम, दैट इज पॉज करके रीड कर लो। क्या हो रहा है, ग्रोथ लिमिटेड enters into an agreement with customer for the infrastructure outsourcing deal. Based on its experience, Growth Limited determines that customization the infrastructure will take approximately 200 hours in total to complete the project and charges 150 per hour.
तो क्या हो रहा है, ग्रोथ लिमिटेड ने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया फॉर जो भी है कस्टमाइजेशन के लिए, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स का क्या होगा यहाँ पे एस्टिमेशन लगेगा, 200 आवर्स का टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। कितने रेट से 150। तो अगर मैं बताऊँ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हुआ 30,000 का। ओके, आफ्टर इनकरिंग 100 आवर्स, तो आफ्टर इनकरिंग 100 आवर्स इन द सेंस 100 आवर्स हो चुका है, तो बताओ 100 आवर्स हो चुका है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹150 है, तो फिर बताओ कितना हुआ होगा 15,000। ऑलरेडी मैंने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया क्या? यस सर, मैंने ऑलरेडी 15,000 का रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया है। अब क्या हो, ग्रोथ लिमिटेड एंड द कस्टमर एग्री टू चेंज द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंक्रीज द एस्टिमेट ऑफ लेबर आवर्स बाय 50 एट द रेट ऑफ 100 पर आवर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 100 आवर्स इंकर हो गया, उसके बाद जो है ना कस्टमर और ग्रोथ लिमिटेड दोनों साथ में आए और डिटरमाइन किए कि कुछ तो चेंज लेना चाहिए प्रोजेक्ट में, और वो चेंज को कितना होना चाहिए, मतलब एडिशनल 50 आवर्स इंकर होगा। तो ये जो एडिशनल 50 आवर्स इंकर होगा, तो बताओ कितना होगा, 100 पर आवर के बेसिस में होगा, तो 5,000 का एडिशनल मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में है वो इंक्रीज आएगा। ओके सर, तो इन शॉर्ट बताओ मैं, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा, डिटरमाइन हाउ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन विल बी अकाउंटेड। तो देखो पहले तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आए, ओके, किसके साथ में, आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डील के लिए आए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमाइजेशन के लिए जब आए, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 200 लेबर आवर्स लगेंगे पहले तो एट फॉर द रेट ऑफ 150। तो बताओ 200 एट द रेट ऑफ 150, तो मेरा टोटल कितना था यहाँ पे 30,000 लगेगा। और फर्दर उन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना उसी में चेंज लेना था, तो फिर उस केस में उन्होंने डिटरमाइन किया ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना है, चेंज इन द सेंस कुछ तो चेंज करना है, उसके लिए एडिशनल 150 आवर्स लगेंगे विच विल बी 100 के बेसिस, तो 5,000 एडिशनल ऐड हो जाएगा। तो बताओ मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 35,000 का, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और यहाँ पे आवर्स 250 के लगेंगे। तो मुझे रेवेन्यू किस रेट से रिकग्नाइज करना है, कुछ नहीं, 30,000 इंटू 250 आवर्स, तो मुझे रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए था एट द रेट ऑफ 150। 35,000 डिवाइडेड बाई 250, तो मुझे रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए था एट द रेट ऑफ 140, बराबर। तो अभी जो है 140 के बेसिस पे रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा ना, बेस्ड आफ्टर द रिवाइज्ड एस्टिमेशन ऑफ आवर्स। बट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो तो 10,000 का, सॉरी 10,000 ने 100 आवर्स का रेवेन्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया, तो फिर 15,000 का ऑलरेडी रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया ना। तो देखो तो मैंने 15,000 का ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया, तो बट रिकग्नाइज कितना करना चाहिए था, बेस्ड ऑन रिवाइज एस्टिमेशन करना चाहिए था 100 आवर्स इन ₹140 के बेसिस में, बराबर 140 के बेसिस में, तो करना चाहिए था 14,000, बट हो गया 15,000। तो हम जो एडिशनल इनकर किया ना, जो एडिशनल रेवेन्यू रिकग्नाइज किया, इसको रिवर्स कर देंगे। दिस इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव बच्चों। क्या कर रहे हैं, जो प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। होप सो यू अंडरस्टूड। तो आ जाओ दिखाता हूँ कैसे कंप्यूटेशन होता है। कंसिडरिंग द रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो देखो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो फिर मॉडिफिकेशन विल बी अकाउंटेड ऑन द क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस। तो ध्यान में रखना कब क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स होता है कि क्यूमुलेटिव कैचअप कब आएगा। क्यूमुलेटिव कैचअप कब आएगा, जब देयर इज अ एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब अलग गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, जो इनिशियल है उसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे मैं क्या मानूंगा, डिस्टिंक्ट गुड नहीं है। तो देखो तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, 200 आवर्स का था, 150 रेट से किया था, तो फिर 30,000 का मेरा रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए था। ओके, मॉडिफिकेशन 150 आवर्स का हुआ है, 100 रुपीज पर रेट है, तो फिर 5,000 का एडिशनल आ गया, तो 35,000 विल बी माई टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर 250 आवर्स। तो अगर मैं देखूँ तो 35,000 एट द रेट ऑफ 250 आवर्स देखूँ मैं, तो 140 रुपीज पर आवर आना चाहिए, तो 140 रुपीज पर आवर आना चाहिए। ओके, तो रेवेन्यू रिकग्नाइज कितना होना चाहिए था, तो 100 आवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 140 के रेट से मैं रिकग्नाइज करूंगा, तो हो जाएगा 14,000। बट ऑलरेडी कितना रिकग्नाइज किया, 150 के बेसिस में मैंने रिकग्नाइज कर लिया। देखो तो मैं रिवर्स कितना करूंगा, 1,000 रुपीज, क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा 1,000 रुपीज। इज दैट क्लियर, बताओ यस और नो। एकदम सिंपल है। तो हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 पूरा का पूरा समराइज कर दूं मैं सिंपल वर्ड्स में।
तो स्टेप नंबर 1 में मैं बोलूँ कोई भी अगर आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो फिर इन दैट केस वो किस में से आ सकता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आ सकता है, और सेकेंड जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन जो है ना उसमें से आ सकता है। तो स्टेप नंबर 1 में ये दो चीज़ है जहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी का आई डोंट थिंक सो कि ये 5 कंडीशन पूछेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मुझे रेवेन्यू रिकग्नाइज करना होगा तो फिर इंड AS 115 में 5 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर, सेकंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, थर्ड ट्रांजैक्शन प्राइस, फोर्थ मेरा क्या है अलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, फिफ्थ मेरा रेवेन्यू रिकग्निशन। फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करना स्टार्ट किया था हमने। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, हमने देखा था कि कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है। अभी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना होगा तो मुझे क्या करना है, 5 कंडीशंस फुलफिल करना है। ओके, 5 कंडीशंस क्या क्या होगा, एक सबसे पहला क्या है, पार्टीज अप्रूव होना चाहिए, राइट्स ऑफ द पार्टीज डिटरमाइन होना चाहिए, प्राइसिंग क्या है वो डिटरमाइन होना चाहिए, यानी प्राइस टर्म पेमेंट टर्म जो भी है वो डिटरमाइन होना चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, और उसके साथ साथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो एंटिटी है वो कंसिडरेशन कलेक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो इन दैट केस 5 कंडीशंस आर फुलफिल्ड, हम कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा मान लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं स्टेप नंबर 2 में बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं स्टेप नंबर 2 में आगे नहीं बढ़ूंगा। देन नेक्स्ट केस, समझो कुछ कुछ बार यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन मिस आउट हो सकता है, कोई भी कंडीशन मिस आउट हो सकता है ना। तो इन दैट केस क्या हम कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ेंगे क्या, यानी स्टेप नंबर 2 में जा सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। पूरा 5 कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए, तब जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब हैज अ कॉन्ट्रैक्ट रिकग्नाइज करूंगा और स्टेप नंबर 2 में भागूंगा। कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये स्टेप नंबर 1 क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, मतलब क्या स्टेप नंबर 1 क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं होगा। वो कैसे केसेस है, ऐसा केसेस समझो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड एंड द कंसिडरेशन इज नॉट रिफंडेबल। यानी क्या, मैंने जैसा एडवांस अमाउंट का दिया था कि एडवांस अमाउंट फॉरफिट किया दिया, तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है और कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरफिट हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया। तो इस केस में क्या आप मान सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ये रेवेन्यू मान सकते हैं, डायरेक्टली हम रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया, यानी क्या सर, यहाँ पे इनिशियली मुझे क्या कर लग रहा था, यहाँ पे ये जो है ना लास्ट वाला, मैंने तो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर दिया, बट यहाँ पे पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं होने वाला है। ये मुझे पता चला कि पेमेंट रिसीव नहीं होने वाला है। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट दी एंटिटी विल कलेक्ट दी अमाउंट। क्यों, क्योंकि क्या पता वो डाकू हो सकता है सामने वाला कस्टमर, बरोबर। अगर डाकू रहेगा तो पैसा नहीं देगा ना मुझे, या फिर वो मेरा गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जो भी गुड्स है वो लेके भाग गया होगा। तो फिर इस केस में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। बट इन फ्यूचर 5-6-7 महीने के बाद वो क्या कर रहा है, वो अमाउंट लेके दे रहा है, मतलब जो भी अमाउंट पेबल था मुझे वो लाके दे रहा है मुझे। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने पहले ही क्या गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर दिया उसको, बस अभी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे पेमेंट मिल रहा है। तो इस केस में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुआ है, मुझे पेमेंट मिल रहा है विच इज नॉट रिफंडेबल, रिफंडेबल नहीं है। तो फिर इस केस में हम क्या मान सकते हैं, इसको रेवेन्यू मान के उसको अकाउंट कर सकते हैं, यानी रेवेन्यू का रिकग्नाइज कर लेंगे। ये दो ऐसा केसेस है जहाँ पे हमें लाइबिलिटी रिकग्नाइज नहीं करना होगा और यहाँ पे डायरेक्टली रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं विदाउट दी मीटिंग ऑल दिस क्राइटेरिया। ओके, देन उसके बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं स्टेप नंबर 2, कब, जब फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। और स्टेप नंबर 1 को कब हम फिर से रीअसेस करेंगे, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में सिग्निफिकेंट चेंज होगा, तो फिर उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 को फिर से रीअसेस करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े कॉन्ट्रैक्ट टर्म में। अब कॉन्ट्रैक्ट टर्म में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज लिटरली डिटरमाइंड बेस्ड ऑन टर्मिनेशन टर्म्स, यानी टर्मिनेशन प्रोविजन जो भी है उसके बेसिस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वही एग्जांपल दिया था कि अगर समझो मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ तो फिर जिम में बोले कि 6 महीना कंपलसरी आना ही पड़ेगा, अगर 6 महीने कंपलसरी नहीं आओगे तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा, समझ रहा हूँ, एडिशनल पेनल्टी पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर इस केस में 6 मंथ्स इज द फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म, तो फिर यहाँ पे इंड AS 115 6 महीने के लिए लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद समझो और एक एग्जांपल दिया था कि अगर दोनों कस्टमर्स दोनों मतलब जो पार्टी है, जो सेलर है वो और जो कस्टमर है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आए, और ये कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद ये डिटरमाइन किया कि 6 मंथ्स या 3 मंथ्स, समझो 3 मंथ्स ले लेते हैं, 3 मंथ्स यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरली कैंसिल नहीं हो सकता। अगर कैंसिल हो गया तो फिर उसके इसमें उसको कंपनसेशन पे करना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 मंथ है, 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे फिक्स हो गया ना, तो 3 मंथ्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज बेस्ड ऑन दैट। तो अगर किसी के पास यूनिलैटरल राइट है तो फिर इन दैट केस दैट इज नॉट बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है इंड AS 115 के हिसाब से कब होगा, जब देयर इज अ एनफोर्सेबल राइट्स। ओके, देन उसके बाद हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसा, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हो रहा है एज अ पैकेज इन द सेंस, यानी क्या पैकेज इन द सेंस समझो, कुछ रो हाउसेस हैं,
लेट्स टेक एन एग्जांपल रो हाउसेस। रो हाउसेस कैसा है ना, यहाँ पे जब कस्टमर अपने प्लेस इन द सेंस अपने जो लैंड था वो लैंड किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया टू कंस्ट्रक्ट दी रो हाउसेस, और उसने ऐसा कंस्ट्रक्शन बोला है कि कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन मुझे 5 रो हाउसेस चाहिए, 5 रो हाउसेस चाहिए, और एज अ टोटल मैं तुम्हें 5 करोड़ दे दूंगा। अब बताओ, 5 रो हाउसेस तो अलग अलग है, 5 रो हाउसेस को अलग अलग मटेरियल लगेगा, 5 रो हाउसेस को पूरा अलग अलग टाइम में बनेगा, अलग अलग टाइम इन द सेंस एक ही टाइम में बनेगा बट अलग अलग बनेगा ना। बट यहाँ पे जो नेगोशिएशन हुआ है एज अ पैकेज हुआ है ना, बराबर, तो एज अ पैकेज हुआ तो फिर उस केस में उसको कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे समझो, कंसिडरेशन डिपेंडेंट ऑन द अदर कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, तो फिर इस केस में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसा यहाँ पे रो हाउसेस का एग्जांपल दिया, तो फिर वही एग्जांपल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है नेगोशिएशन एज अ पैकेज नहीं हुआ है, समझो एक रो हाउसेस बनाना था, वो बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब सेकेंड रो हाउस भी बनाना है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट देना है। बट यहाँ पे कैसा हो रहा है ना, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें दे रहा हो कंस्ट्रक्शन के लिए, मुझे क्या चाहिए, ये जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है ना, इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए, बरोबर। अब यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट यानी क्या, सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके बेसिस में मेरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, तो प्राइस इज डिपेंडेंट इन दैट केस, या यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा तो उसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन देगा, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज वेरी सिंपल, यहाँ पे सिर्फ अंतर जानना है कि कब क्या लगाना है। अगर मेरा गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो रहा है एट दी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो उस केस में क्या होगा, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में हो रहा है अलोंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट इन द सेंस कैन बी यूज्ड with the readily available resources without any dependencies। ये एक वर्ड ध्यान रखना, distinct goods and services, मतलब सिंपली ऐसा समझो यार, मेरा यहाँ पे मोबाइल फोन हुआ, मोबाइल फोन को ऐसा ही यूज कर सकता हूँ ना विदाउट एनी डिपेंडेंसी, बरोबर, चले गया तो वॉच है, वॉच को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, अभी हाथ में नहीं है मेरा, फिर भी वॉच को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी डिपेंडेंसी, बरोबर। तो समझो यहाँ पे वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर को मैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे दिस ऑल आर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो फिर उन केस में यहाँ पे अगर अलग अलग गुड्स और स्टैंडर्ड एंड सेलिंग प्राइस में हो रहा है तो उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। समझो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो रहे हैं बट नॉट एट स्टैंडर्ड एंड सेलिंग प्राइस, अपना जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसी में चेंजेस करें तो वो प्रॉस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर होगा। अगर समझो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ऐड हो रहा है, मेरे जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वही कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस हो रहा है, द गुड्स एडेड आर नॉट और क्या बोलते हैं डिस्टिंक्ट, तो फिर उस केस में उसको सिंगल पीओ मारेंगे, दैट इज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस में उसका अकाउंटिंग करेंगे। कैसा, जो इनिशियली रिकग्नाइज किया था रेवेन्यू उसको एडजस्ट करेंगे या कम या ज्यादा कर लेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आज और क्वेश्चन कर लिया गया हमने, ओके कर लिया है, cool, then in that case we'll move to step number 2. Step number 2 is nothing but identifying the performance obligation। चलो, identification of performance obligation, ये आई फील मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँगा क्योंकि ये बड़ा सा ये है स्टेप, तो एक ही मतलब लेक्चर में कवर कर लेंगे, 2 घंटे का लेक्चर में, तो फिर वो हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हें होप सो अच्छे से समझ में आया है, और यहाँ पे इफ़ यू अंडरस्टूड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ द लेक्चर। और यहाँ पे मैं 115 जो है ना ये तो कवर करूँगा ही करूँगा फॉर सितंबर अटेम्प्ट। यहाँ पे मेरा कोशिश होगा कि 109 भी कवर कर लूँ, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 116 भी कवर कर लूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज आ रही कि सर क्या ये दोनों भी कवर हो जाएंगे क्या। देखो श्योरिटी मतलब 100% नहीं दे सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हो सकता है ना कुछ एक्स फैक्टर्स आ सकते हैं, बट आई विल मेक श्योर दैट यहाँ पे एटलीस्ट 109 तो कवर हो ही जाए सितंबर अटेम्प्ट के लिए। 116 भी ट्राई करता हूँ कवर करने के लिए, एंड आई विल गिव माई 100% टू कवर दिस बोथ स्टैंडर्ड फॉर सितंबर अटेम्प्ट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।